कक्षा 9 हिंदी। 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसका साहित्य प्रकार जो है उपन्यास अंश है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इनका उपनाम अज्ञेय है। अज्ञेय के नाम से इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ये बहुचर्चित उपन्यासकार भी हैं। मूलतः ये आधुनिक हिंदी काव्यधारा के कवि रहे हैं। इनका समय काल 1911 से 1987 का रहा है। इनका जन्म 9 मार्च 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन का समय इनका लखनऊ में बीता। बाद में ये कुछ समय के लिए श्रीनगर जम्मू में रहे और लाहौर के एक कॉलेज से इन्होंने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। क्रांतिकारी दल मतलब स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी दल में इन्होंने भाग लिया और जिसके कारण कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा, जेल में भी रहे। इन्होंने सैनिक विशाल भारत पत्रिका का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम भी किया है। अज्ञेय जी का व्यक्तित्व जो है वो विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य में भी देखने को मिलता है। इनका जो साहित्य है उसकी चेतना में विद्रोहीपन देखने को मिलता है। इनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। इसके अतिरिक्त नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के ये प्रवर्तक कवि माने गए हैं। आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभा में इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया है। मतलब कवि, उपन्यासकार, संपादक के रूप में तथा क्रांतिकारी के रूप में इनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, ये उपन्यास अंश जो पाठ है वो शेखर एक जीवनी भाग 1 उपन्यास में से लिया गया अंश है। ये उपन्यास 1940 में इन्होंने लिखा था, जिसमें बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चित्र शेखर का वर्णन है। शेखर का अपना जीवन दर्शन, स्वातंत्र्य की खोज यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। शेखर एक जीवनी में शेखर का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है और जो स्वतंत्रता का भाव है उस पर ही इन्होंने उपन्यास लिखा है। वह लीक पर मतलब बनाई हुई लाइन पर चलने वालों में से नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। मतलब जो इनका व्यक्तित्व विद्रोहपन है वो शेखर में भी देखने को मिलता है। तो शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ है। ब्रिटिश शासन के जबरदस्त विरोधक शेखर का बचपन रहा है। वह स्वदेशी चीजों का चाहक है। अंग्रेजी की बजाय वो हिंदी का हिमायती यानी कि हिंदी को चाहने वाला, हिंदी का पक्षधर है। उसके बचपन के जीवन के अंश को यहाँ पर शेखर एक जीवनी में से क्रांतिकारी शेखर का बचपन के रूप में पाठ यहाँ पे लिया गया है। जो उपन्यास अंश यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर उसके बचपन में किस प्रकार से उसने कार्य किया उसका वर्णन है। घटना आप लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन देश में जब स्वतंत्रता संग्राम के समय चल रहा था, उस समय असहयोग आंदोलन की लहर देश में आई थी। पाठ बड़ा ही सरल और हिंदी में जो आज की हिंदी है
बोलचाल की उसी में ही लिखा गया है। तो हम पाठ को पढ़ेंगे तो समझ में आए ऐसा ही है। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब अपने हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। बस मतलब पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहा था। ऐसे समय में असहयोग आंदोलन हुआ और पूरा देश उस असहयोग आंदोलन में जुड़ा। शेखर ने भी उसमें से जोड़ने की, अपने आप को उस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसमें जुड़ नहीं पाया तो वो किसी न किसी तरह ऐसे कार्य करने लगा जिससे वो उसमें भाग ले सके। जैसे उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर पहनकर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। मतलब वो आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था तो खिड़की से देखता था, और जब खिड़की के बाहर रोड पे लोग नारेबाजी करते तो वो भी घर के अंदर से उस नारे को दोहराता था। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, घर से परमिशन नहीं थी, इसलिए वो घर के बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी, ऊपर के कमरे में बैठी थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला, यानी कि कैरोसिन। जो पहले गांव में लालटेन या लैंप जलते थे तो उसमें से कैरोसिन ला करके उसने कपड़ों पे डाल दिया और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, जल उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, उसका आनंद भी बाहर आ गया। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। माँ ने जब ये सब जलता हुआ देखा तो बाहर आई और शेखर को गाल पे लगा दी, जिससे उसके गाल लाल हो गए, मतलब कि विदेशी हो गए। और तब तक तो सारे कपड़े जलकर राख हो चुके थे। इस प्रकार से वो आंदोलन में देश के लिए जुड़ा। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई, नफरत हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा ही देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्म अभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसमें घृणित समझता हूँ। उसे विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। एक विदेशी कपड़े जला दिए, दूसरा उसने काम क्या किया, उसके घर में अंग्रेजी का ही वातावरण था। उसकी जो आया उसे पालने वाली थी, वो भी इंग्लिश में ही बोलती थी। उसके गुरु भी इंग्लिश में बोलते थे, पढ़ाई कुछ नहीं पर अंग्रेजी बोलना ही सिखाते थे। तो इसलिए अब उसकी मातृभाषा यदि कोई हो तो वो अंग्रेजी हो चुकी थी। लेकिन
उसका आत्माभिमान जागा और उसने अंग्रेजी का त्याग किया और हिंदी में पढ़ने लगा। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसने लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, मतलब आजाद भारत का बड़ा सपना, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कटाई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, मतलब अहिंसक लड़ाई का वर्णन, स्वदेशी चीजों का वर्णन, गांधी जी का वर्णन, और जो कुछ वो अपनी खिड़की के बाहर आंदोलन देखता था उन सब का वर्णन उसने अपने नाटक में लिखना शुरू किया। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। उसने नाटक लिखना प्रारंभ किया और किसी प्रकार से उसने उसका अंत किया। उस अंत के अंदर स्वतंत्र भारत जो मुश्किलों से दूर है, उसका एक सही सपना उसने लिख डाला। नाटक तो पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। मतलब एक नाटक लिखा और एक उसकी कॉपी भी लिख करके बना ली। तब जेरोक्स मशीन नहीं थी। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। मतलब कोई किताब ले न ले, इसके लिए अपनी किताबों के नीचे दबा कर रख दिया और किसी को बताया भी नहीं। हर समय जब जहां वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन भारत, बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, और उसे गर्व महसूस होता था कि मैंने अकेले बिना किसी सहायता के एक नाटक लिखा है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर शेखर की ओर आगे आकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसके स्वर में अहंकार था, शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था, संकोच का अनुभव करता था। उस लड़के ने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रौब में, मतलब गर्व से कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह, शंका उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। शेखर ने जवाब ही नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? जब शेखर ने जवाब नहीं दिया बच्चे का, तो उसके पिता
गुस्सा हो गए और कहने लगे कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। शेखर और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। ट्रेन आ गई इसलिए चढ़ना पड़ा, जिससे वो बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। मतलब शेखर को बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में रस हो गया था, हिंदी के प्रति लगाव था। अंग्रेजी भले उसे आती थी लेकिन वह उसको छोड़ना चाहता था। आज भी यह उपन्यास उतना ही हमारे पे लागू होता है। हमारा प्रेम धीरे धीरे अपनी भाषा को छोड़ता जा रहा है। पाठ समझ में आया होगा। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करना। अस्तु।